नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, सहायक आचार्य हिंदी। पिछले वीडियोज में हमने हिंदी की मूल आकर भाषाओं के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत का अध्ययन किया था। आज हम अपभ्रंश पर चर्चा करेंगे। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था का नाम है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत 3 भाषाएं आती है: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय मोटे तौर पर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है और उसके पश्चात अपभ्रंश जो है हिंदी में रूपांतरित हो जाती है। अपभ्रंश को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ग्राम भाषा, देसी भाषा, आभीर की भाषा। दरअसल गुर्जर, आभीर आदि अनेक बाहरी जातियां थी जो पश्चिमी भारत में आकर बस गई थी, लेकिन इनकी संस्कृति अलग थी। सांस्कृतिक रूप से ये अलग थे और भारतीय संस्कृति में ये मिलजुल नहीं पाए, इसलिए इनकी भाषा को अपभ्रष्ट समझा जाता था। धीरे धीरे उनकी भाषा पर शौरसेनी प्राकृत का प्रभाव पड़ने लगा और उनकी भाषा को भी मान्यता दी जाने लगी। राजसत्ता पाने पर ये बाहरी जातियां राजपुत्र या राजपूत कहलाने लगी और इनकी भाषा जो अपभ्रष्ट मानी जाती थी उसको राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, जिससे आने वाले समय में ये अपभ्रष्ट भाषा अपभ्रंश के नाम से साहित्यिक भाषा और देश भाषा बन गई। 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक इसकी विशेष प्रगति हुई। उसमें बहुत सारा विपुल मात्रा में साहित्य लिखा गया। जहाँ तक अपभ्रंश के विभिन्न रूपों या भेदों की बात है, अपभ्रंश के 27 तक भेद किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपभ्रंश के 6 भेद हैं और इन्हीं 6 भेदों से सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। ये 6 रूप हैं: शौरसेनी, पैशाची, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। अपभ्रंश की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत सरेपा का दोहा कोश, स्वयंभू की रचना पौमचर्यू, पुष्पदंत की आदि पुराण, विद्यापति की कीर्तिलता, अब्दुल रहमान की संदेश रासक, राम सिंह का पाहुड़ा दोहा, योगिंदु की परमात्मा प्रकाश और हेमचंद्र का शब्दानुशासन आते हैं। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं की बात करें तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 10 मिलती है। अपभ्रंश में रीस्व स्वर ए, ई, उ, ए, ओ, ए और ओ क्रमशः ए और ओ के लघु रूप है, रीस्व रूप है, जो केवल अपभ्रंश में ही पाए जाते हैं। दीर्घ स्वरों में यानी गुरु स्वरों में आ, ई, उ, ए और ओ। इस तरह अपभ्रंश में ऐ और औ नहीं मिलते हैं और री का उच्चारण भी व्यंजन की तरह री हो गया था। अपभ्रंश में व्यंजनों की संख्या 28 मिलती है। कंठे व्यंजनों में ङ का प्रयोग नहीं मिलता है। तालव्य व्यंजनों में य का प्रयोग नहीं मिलता है। मूर्धन्य व्यंजन सारे के सारे मिलते हैं। दंत्य व्यंजनों में न का प्रयोग नहीं मिलता है। ओष्ठ्य व्यंजन भी संपूर्ण मिलते हैं।
अंतस्थ व्यंजन भी सभी मिलते हैं, लेकिन ऊष्म व्यंजनों में तालव्य श और मूर्धन्य श नहीं मिलते हैं, जबकि दंत्य स और है पाए जाते हैं। अपभ्रंश की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह ट वर्ग प्रधान भाषा है। ट वर्ग यानी मूर्धन्य वर्णों की इसमें अधिकता मिलती है, जबकि ण का प्रयोग तो बहुत अधिक मिलता है। आदिकालीन रासो साहित्य पर भी अपभ्रंश का बहुत अधिक प्रभाव है, इसलिए उसमें भी ट वर्ग प्रधान या मूर्धन्य वर्णों की अधिकता दिखाई देती है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है, यानी शब्द के अंत में ऋस्व उ का जुड़ जाना, जैसे मन का मनु हो जाना, कारण का कारणु हो जाना, चलना का चलु हो जाना। अपभ्रंश में दो वचन मिलते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का प्रयोग अपभ्रंश में नहीं है। लिंग भी दो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग अपभ्रंश में भी नहीं मिलता है। इसके अलावा अपभ्रंश में पुरुषवाचक सर्वनामों में भी कमी आई। अपभ्रंश तक आते आते वाक्य में पदों का स्थान निश्चित हो गया था। अपभ्रंश का स्वरूप संयोगात्मक से वियोगात्मक हुआ। हिंदी में यह वियोगात्मकता की प्रवृत्ति अपभ्रंश से ही आई है। अपभ्रंश में पहले तत्सम शब्द बहुत ही कम थे। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के मूल जो शब्द हैं उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसके दो कारण थे। एक तो पहला कारण यह था कि राजपूतों के सत्ता में आने के बाद ब्राह्मण वर्ग का पुनरुत्थान हुआ और संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा थी, इसलिए संस्कृत के मूल शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा। और दूसरा कारण यह था कि संस्कृत के मूल शब्द प्राकृत तक आते आते घिस घिस कर इतने अबोध हो गए थे कि उनमें अंतर करना कठिन हो गया था। जैसे सुख, सुधि और शुभ, इन तीनों शब्दों के लिए केवल सुह का प्रयोग किया जाता था। इससे दुर्बोधता बढ़ती थी, भाषा को समझने में कठिनाई होती थी। इसलिए फिर से संस्कृत के मूल शब्दों यानी तत्सम शब्दों का आश्रय लेना पड़ा। अपभ्रंश में तद्भव शब्दों की अधिकता थी और इनमें भी ट वर्ग ध्वनियों यानी ट, ठ, ड, ढ, ण आदि ध्वनियों की अधिकता मिलती है। अपभ्रंश में देशज शब्द पाली प्राकृत की तुलना में अधिक मिलते हैं और परवर्ती अपभ्रंश में यानी बाद वाली जो अपभ्रंश है उसमें विदेशज शब्दों जैसे अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का भी आगमन हो गया था। इस प्रकार लगभग 1000 ईस्वी तक आते आते अपभ्रंश से धीरे धीरे हिंदी का उद्भव हुआ। हिंदी के विकास में अपभ्रंश की देन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से ही हिंदी की विभिन्न बोलियों का जन्म हुआ है। इसके अलावा अपभ्रंश की वियोगात्मकता की प्रवृत्ति, लिंग, वचन, विभक्ति में सरलीकरण इत्यादि प्रवृत्तियां अपभ्रंश से ही हिंदी में आई है। धन्यवाद।